जी सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन चरण गुरु जी, खुश रहो बेटा, ऑनलाइन खुश रहो। ओके, कल आपका पेपर था, कैसा गया पेपर? कैसा गया पेपर? कैसा गया? ओके, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शानदार। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप सबसे मैंने बस एक ही रिक्वेस्ट की है, और वो ये है कि बेटा एक एक सवाल को आप अपनी होमवर्क कॉपी में सॉल्व करते रहें। आप कुछ करो ना करो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक एक सवाल को अपनी उस होमवर्क कॉपी में करो, मॉड्यूल के एक एक सवाल का सॉल्यूशन बनाओ। बस आप इतना करो, बाकी सब चलता, सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है? आप सभी को दशहरा विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे बहुत सारे लिख रहे हैं हैप्पी दशहरा, तो आप सभी को बेटा विजयदशमी दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फिर भी किसी बच्चे को कुछ डाउट है, कुछ पुराना डाउट है, तो आप सब आज मुझे 4:35 है ना, 4:30 बजे से लेकर 5:30 तक कॉल करके या व्हाट्सएप से डाउट पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए आपका डाउट रहेगा केमिस्ट्री का, वो रहेगा 4:30 PM to 5:30, आप उससे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खेला, आज का न्यूमेरिकल्स का मेला। जी हाँ बेटा, आज का मेला। ओके, कल की क्लास में, लास्ट क्लास में इवन हम लोग बात कर रहे थे न्यूमेरिकल्स पे, और उसी सीरीज को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूमेरिकल्स का बेहतरीन सफर। आप सबके सामने है स्क्रीन पर एक सवाल, एक सवाल। Calculate the ratio of time period of electron revolving in second orbit of hydrogen atom and third orbit of lithium 2 plus। ठीक है, ये जो सवाल है मैंने जानबूझ के दिया है ये चेक करने के लिए आप में से कितने लोगों को टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है। मैं सही बताऊं, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे अपने मन से ही इंपॉर्टेंस है नहीं है डिसाइड कर लेते हैं, और वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं याद करते। वो रेडियस का फॉर्मूला याद करते हैं, वो वेलोसिटी का याद करते हैं, वो एनर्जी का याद करते हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड का नहीं याद करते। तो बेटा आपको अपने मन से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना है। आप सबके सामने एक सवाल है, इस सवाल में आपसे पूछा है रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत आसान है यार। मैं देख रहा हूँ लाइन से बच्चे आंसर दे रहे हैं। क्या बात है यार, क्या बात है बेटा, लाइन से बच्चे आंसर दे रहे हैं। आप सबसे टाइम पीरियड का रेशियो पूछा भाई। आपको मैं हमेशा कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, जब भी रेशियो का सवाल आए, व्हेन प्रॉब्लम इन्वॉल्व रेशियो, जब भी रेशियो का सवाल आए, देन ओनली थिंक अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी। आपको केवल प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में सोचना है, पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। दे ओनली थिंक अबाउट प्रोपोर्शनैलिटी। आप सबको याद होना चाहिए जो टाइम पीरियड है किसके प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल सही, सवाल में कुछ नहीं है, आपको बस प्रोपोर्शनैलिटी याद करनी थी। एंड द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। n क्यूब अपॉन z स्क्वायर है, तो एक बार लिखा t1, तो t1 प्रोपोर्शनल टू n1 क्यूब अपॉन z1 स्क्वायर। आप चाहे तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें, तो t1 बराबर k इंटू n1 क्यूब अपॉन z1 स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से t2 हो जाएगा k इंटू n2 क्यूब अपॉन z2 स्क्वायर। जब आप दोनों का रेशियो लेंगे तो k से k कट जाएगा। इसी वजह से जब भी रेशियो का सवाल आता है हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी से ही किया जाता है, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है अंततः कट जाता है, तो उसकी परवाह नहीं करनी है। एंड द करेक्ट आंसर इज 8/3। इसमें आपको मुझे सिखाना था कि लर्न टाइम पीरियड फॉर्मूला आल्सो, कि आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी याद रखना है, अपने से इंपॉर्टेंस नहीं डिसाइड करेंगे। ऑलराइट, तो ये सवाल है 8/3, सॉल्व हो जाएगा। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। सप्ताह की शुरुआत न्यूमेरिकल से हो, क्या बात है, मतलब पूरा सप्ताह न्यूमेरिकल भरा जाएगा, पूरा सप्ताह न्यूमेरिकल भरा जाएगा। तो आप सबके सामने है स्क्रीन पर अगला सवाल। बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर आप सभी देंगे। जिन बच्चों से सवाल नहीं बनता, वो ये सवाल नहीं बनता उसके पीछे एक ही वजह है, वो इस सवाल को समझ नहीं पाते। अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ो तो बन जाएगा। मैं इस सवाल में आपको हिदायत दे रहा हूं, रीड प्रॉब्लम केयरफुली, रीड प्रॉब्लम केयरफुली। आप बहुत ध्यान से सवाल पढ़िए, बन जाएगा। जैसा कहा गया है
वैसा करते चलिए। थैंक यू हिमांशु बेटा। जैसा कहा गया है वैसा करते चलिए। आप सबके सामने पूरे 30 सेकेंड। एक बच्चा मुझे कॉल करके कहता है सर जब आप हमें टाइम लिमिट देते हो तो सर वो अक्सर कैलकुलेशन एरर हो जाती है। बेटा यही तो मैं आपको ढाल रहा हूँ, आपको मैं उसी एग्जाम इन्वायरमेंट की ढाल रहा हूँ कि आप टाइम लिमिट के प्रेशर से मत परेशान हो, आपके अंदर वो कामनेस आए, तो शांति आए। न्यूमेरिकल को तो आपको बड़ी शांति से करना है, जल्दी की नहीं जाती है। इतनी प्रैक्टिस करो, इतने सवाल लगाओ कि करते करते जल्दी होने लगे। जल्दी किया नहीं जाता, करते करते जल्दी होने लगता है। क्या बात है, बच्चों ने सही आंसर दिया। सबसे पहले सही आंसर दिया है, सबसे पहले सही आंसर दिया है हनी। सबसे पहले सही आंसर दिया है हनी ने। उसके बाद कई सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। क्या बात है। देखो यार, एक हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन होता है फ्रॉम इनिशियल स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट 2। The difference between R1 and R2 is found to be 24 times of the first Bohr radius. R1 और R2 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 24 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट बोर रेडियस। तो फर्स्ट बोर रेडियस मतलब R1। अब सुनो, ये जो है R1 R2 रेडियस का डिफरेंस है। इतना कोई भी बच्चा समझ लेगा कि सर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे रेडियस बड़ा होता है। जिन बच्चों से सवाल नहीं बना वो बड़ी बारीकी बड़ी ध्यान से सुनेंगे, वो सवाल को समझे, अगले सवाल को सही जवाब देने की कोशिश करें। ध्यान से सुनिए, जो रेडियस दूर होगा वो बड़ा होगा, मतलब जो R2 है वो एक बड़ी वैल्यू है, जो R1 है वो एक छोटी वैल्यू है। तो क्योंकि ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव को मेंटेन करने के लिए मैं लिख सकता हूं R2 माइनस R1 इक्वल टू 24 R1। गौर फरमाइएगा, जो ये R1 है ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस है। जो रेडियस होता है उसका फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है, मतलब एन की वैल्यू कितनी है 1। हाइड्रोजन एटम है मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना है 1। ये जो Z होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो जो R1 है दैट इज द R0 है वो 0.529 आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमें R0 की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे R2 और R1 है, ये कोई दूसरा ऑर्बिट है, ये कोई दूसरा ऑर्बिट है। तो जब हम इसका रेडियस निकालेंगे यार, इसका फॉर्मूला भी तो यही होगा ना बच्चों, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। 2 है तो n2 स्क्वायर बाई जेड माइनस 0.529 इंटू n1 स्क्वायर बाई जेड इक्वल 24 R0। R0 की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.529 कॉमन ले लेंगे इंटू n2 स्क्वायर, n2 स्क्वायर, z की वैल्यू 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 0.529 हमने कॉमन ले लिया है, माइनस n1 स्क्वायर आ जाएगा बराबर 25 इंटू 0.529 आ जाएगा, 0.529 कट जाएगा। न्यूमेरिकल बिल्कुल में कैलकुलेशन नहीं है यार, कितना आसान है। n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इक्वल टू 24। सोचो इनमें से ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करके माइनस करने पे 24 आए। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 1 624। अरे ये तो हो ही नहीं सकता। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24। हाँ साहब यही है, सीधे ऑप्शन सेटिस्फाई करें एंड द करेक्ट आंसर इज 2। एंड द करेक्ट आंसर इज 2। एक बच्चे ने कहा सर इनिशियल स्टेट 1 का मतलब, बेटा वो कह रहा कि एक स्टेट 1 है एक स्टेट 1 है। जैसे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते तो नहीं बोलते एक N1 है एक N2 है। अब कोई बच्चा N1 को 1 मान ले N2 को 2 मान ले तो बेवकूफी है यार। N1 N2 1 2 नहीं है। N1 का मतलब इनिशियल स्टेट है, N2 का मतलब फाइनल स्टेट है। तो उसने भी इसी लहजे में आपसे सवाल में बात करी है। ओके, फिर सवाल में कहता है कि दोनों का डिफरेंस कितना है 24 R0। अपन माइनस करके सॉल्व कर दिया। इज दिस क्लियर? ये था आपके सामने सवाल जिसमें हमें दोनों रेडियस को माइनस करके सॉल्व करना था। बहुत आसान है, सवाल में रेडियस को माइनस किया, आंसर आपके सामने है। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा है सर एक बार फिर से प्लीज, चलो एक बार मैं बता रहा हूं और एक वजह क्योंकि आप साथ में नहीं सुनते हो, मैं दोबारा सवाल को रिपीट नहीं करूंगा बेटा, पूरी क्लास को साथ में लेके चलना पड़ता है। एक बच्चा जो बगल में फेसबुक खोल के हो सकता है कर रहा हो कुछ, या हो सकता है कुछ और कर रहा हो, बेटा ध्यान से सुनो जब मैं बोलूं तो यार, मैंने पहले भी कहा था
एक रूल बना के चलो, जब मैं बोलूं आपको सुनना है। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं। सवाल कह रहा है इन अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इनिशियल स्टेट 1, मतलब कोई स्टेट है यार, to final state 2, the difference between R1 and R2 is found to be, मतलब जो रेडियस का डिफरेंस है ना, कोई स्टेट 2 है तो रेडियस R2, कोई स्टेट 1 है तो रेडियस R1, दोनों का डिफरेंस कितना है? 24 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट बोर रेडियस। दो रेडियस का डिफरेंस है 24 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट बोर रेडियस। तो दो रेडियस का डिफरेंस है, R2 माइनस R1 है, कितना? 24 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट बोर रेडियस। आपको शायद R1 से कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहां मैं R0 लिख देता हूं। R0 का मतलब है फर्स्ट बोर रेडियस। फर्स्ट बोर रेडियस मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। इस इक्वेशन को सॉल्व करो ना यार, कहां और कुछ है इसमें? ठीक है, ऑल राइट बेटा, अब समझ में आ गया सबको? तो बस इक्वेशन सॉल्व करना था। ठीक है, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज। डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको सवाल समझ में नहीं आया, उसके लिए बता दूं बेटा, सवाल ये कह रहा है कि अपने से वो फोर्थ ऑर्बिट, मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये फोर्थ ऑर्बिट है। सवाल अपने से फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। सवाल अपने से फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आंसर आपको मिलेगा। जिनको सवाल नहीं समझ में आया उनको बता रहा हूं। क्या बात है, इतने बच्चों ने आंसर दे दिया यार, शानदार बेटा, शानदार। सवाल आपसे फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का डिफरेंस पूछ रहा है, रेडियस का। मुझे पूरी उम्मीद है एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये सवाल सॉल्व नहीं कर रहा होगा। रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ अलग अलग आंसर भी आ रहे हैं। जैसे 13.6 है, 18.55 है, 0.9 है, 3.4 है। मेरा कहने का मतलब आपने अटेम्प्ट तो किया, आपने सॉल्व तो किया, लेकिन सवाल गलत हो गया। तो गलत क्यों हो गया ये समझना है, गलती कहां कर रहे हो। चलो, अब सबने सॉल्व कर लिया होगा। आप सब देखेंगे मैं कैसे कर रहा हूं, सभी लोग देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं, चाहे आपसे बना चाहे आपसे नहीं बना। R4 और R3 का डिफरेंस पूछा है, थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट का डिफरेंस पूछा है। बच्चों सुनेंगे, आई विल नॉट रिपीट अगेन, लिसन केयरफुली। अपने से फोर्थ ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का डिफरेंस पूछा है। ठीक है साहब, रेडियस का फॉर्मूला अपने को याद है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर। तो कौन सा ऑर्बिट है? फोर्थ ऑर्बिट, तो एन फोर स्क्वायर अपॉन जेड। जेड माइनस 0.529 इंटू एन थ्री स्क्वायर अपॉन जेड। कॉमन कुछ ले ले क्या? बिल्कुल ले लें सर। 0.529 अपॉन जेड को हमने कॉमन ले लिया। एन फोर का स्क्वायर, एन फोर का स्क्वायर मतलब फोर्थ ऑर्बिट का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसे अपन सिंप्लीफाई कर ले, बिल्कुल कर ले सर। 0.529 अपॉन जेड, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। जेड की वैल्यू कितनी है? 2। जेड की वैल्यू कितनी है? 2। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अरे बच्चों, बचपन की बातें याद करो, जब आप स्कूल जाया करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी याद किया करते थे। बच्चों स्कूल की बातें याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अरे तो 4 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 3, 4 माइनस 3 कितना? 1। 1 को हम नहीं लिखते हैं, 0.529 अपॉन 2 इंटू 7। अरे इसे सॉल्व नहीं कर लोगे तो अपने पास आ गया 3.5 इंटू 0.53। जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें 0.529 को 0.5 लेके चल सकते हैं। अब तो आंसर बता दो यार,
सवाल में मैंने क्या किया, कुछ नहीं, रेडियस को माइनस किया एंड द करेक्ट आंसर इज 1.85 एंगस्ट्रॉम। 1.85 एंगस्ट्रॉम एंड द करेक्ट आंसर इज 1.85 एंगस्ट्रॉम। बहुत बहुत अच्छे, आप सीख रहे हैं, और अगर आप सीख रहे हैं तो अगले सवाल को आंसर देना। कोई बात नहीं कुशल बेटा, चलेगा यार, 1.8 टू 1.85 चलेगा, इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन अपने एग्जाम में नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा मोहम्मद, कोई बात नहीं, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना, नो प्रॉब्लम, यही तो सीख रहे हैं अपन। अगले सवाल में मैं ये चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जब इस चैट बॉक्स में सभी बच्चों का लाइन से सही आंसर आए, सभी बच्चों का लाइन से सही आंसर आए। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+। Calculate the energy of electron in third excited state of lithium 2+। लिथियम 2+ है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड ऑर्बिट नहीं है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। सवाल में एक्साइटेड वर्ड को पकड़ेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, मतलब n बराबर 4 है। अरे अपने से n बराबर 4 की एनर्जी पूछा है, n बराबर 4 की एनर्जी पूछा है, क्या बात है, सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। n बराबर 4 की एनर्जी पूछा है। करने का तरीका नंबर 1, एनर्जी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। काहे को इतनी मेहनत करें, जब सर ने आपसे कहा था किसी भी एटम की एनर्जी निकाल सकते हैं, जब हमें हाइड्रोजन की एनर्जी पता होती है। अरे अपने को तो हाइड्रोजन की फोर्थ ऑर्बिट एनर्जी याद है, कहाँ याद है, याद करेंगे। n बराबर 1 13.6, n बराबर 2 3.4, n बराबर 3 1.51, n बराबर 4 0.85। अच्छा फोर्थ की एनर्जी कितनी होती है, 0.85 हाइड्रोजन एटम में। पर भैया ये हाइड्रोजन एटम नहीं है। अरे तो क्या हुआ, अगर हमें हाइड्रोजन का याद है तो सभी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन कितना 0.85 इंटू जेड स्क्वायर, कौन सा एटम है, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना 3। ठीक है क्या, तो 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा, सॉल्व करेंगे आंसर कितना आएगा। And the correct answer is 7.65, and the correct answer is 7.65, and the correct answer is 7.65 eV। पर याद रखना ये जो एनर्जी अपन ने निकाली है ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकाली है, और एनर्जी कितनी है, माइनस माइनस माइनस। तो द करेक्ट आंसर इज -7.65 eV, -7 हाँ बेटा निगेटिव में, ऑब्वियसली वो तो अपने ट्रिक से लगा लिया, अपने को पता है कि निगेटिव में ही आंसर देना है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूछेगा तो निगेटिव में ही आंसर देना है। क्या बात है, मजे आ रहे हैं। तो आप सबके सामने है अगला सवाल। एक बच्चे मुझसे पूछा सर फर्स्ट मेथड से बताओ, बेटा ये आप खुद ही करा, खुद ही लगाओ बेटा, फर्स्ट वाला खुद ही लगाओ यार, खुद ही लगाओ। हम लोग आलसी लोग हैं, सवाल को जल्दी करना चाहते हैं। ठीक है क्या, आप सबके सामने है स्क्रीन पर अगला सवाल। ये सवाल भी ओरल है भाई, जल्दी से आंसर आएगा, जल्दी से। कैलकुलेट द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन थर्ड ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। अपने से एनर्जी का डिफरेंस पूछा है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए नहीं, हीलियम प्लस का पूछा है। हाइड्रोजन के लिए नहीं, हीलियम प्लस का पूछा है। हाइड्रोजन के लिए नहीं, हीलियम प्लस का पूछा है। मैंने आपको बताया था अगर किसी एटम की एनर्जी को निकालना है, हाइड्रोजन की एनर्जी को याद करके जाना है, चाहे एनर्जी हो चाहे एनर्जी गैप हो। अगर हाइड्रोजन की एनर्जी याद है तो सभी एटम की एनर्जी निकालना आसान है, बशर्ते वो एटम हाइड्रोजन के जैसा हो, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो। यार कितना आसान है भाई, कौन फॉर्मूला लगाएगा, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला लिख के डिफरेंस कौन फॉर्मूला लगाएगा। इतना टाइम नहीं है, अपने को तो हाइड्रोजन का याद है। अरे 1 से 2 का गैप 10.2, 2 से 3 का गैप ये है 2, ये है 3, ये है 1, 2 से 3 का गैप 1.89,
मुझे उम्मीद है आप सबने एनर्जी गैप जरूर याद किया होगा। मैंने आपसे कहा था कि बेटा कागज में लिखेंगे, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद याद करेंगे। आप सबने याद किया होगा। यहां से अपने सामने एनर्जी आ जाएगी 1.89 इंटू जेड स्क्वायर, बोले तो 2 का स्क्वायर, बोले तो 4, 1.89 इंटू 4। यार अब तो आंसर बता दो यार। And the correct answer is 7.56, 7.56 eV। बच्चों अब ये डेल्टा ही पूछा है, एनर्जी गैप पूछा है, तो एनर्जी गैप निगेटिव में नहीं बताना है, एनर्जी गैप निगेटिव में नहीं बताना है, एनर्जी गैप निगेटिव में नहीं बताना है। क्लियर है क्या? ओके, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। इफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ये बढ़िया सवाल, इफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इज 18 वोल्ट देन डिटरमाइन इट्स सेकंड एक्साइटेड। ये सवाल जब एग्जाम में आता है ना तो अक्सर बच्चे गलती किए, ऐसा मैंने देखा है। देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले सही जवाब देता है इसके। सबसे पहले कौन सही जवाब देता है इस सवाल का? If the ionization potential of an atom is 18 volt, then determine its second excitation potential। अपने को second excitation potential बतानी है। आर्यन सिंह ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। मिस्टर आर्यन सिंह ने सबसे पहले सही जवाब दिया है। जयेश बेटा एक बार देखो, आपका नंबर तो सही है, वो माइनस साइन कहां से आ रहा है? सर मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज, ओके बेटा यार क्या कर रहे हो, देखो ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम 18 वोल्ट है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी 18 वोल्ट है। अब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब याद होना चाहिए। सर कैसे याद होगा? बेटा पढ़ाया था ना पिछली क्लास में, हैंड आउट से पढ़ा था, याद करना था, रिवाइज करना था। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 18 वोल्ट है। अब ये बोलते से दिमाग में थॉट्स आने स्टार्ट हो, अच्छा आयोनाइजेशन होता क्या है, अपने से पूछा क्या है, निकालना क्या है। हाँ जयेश अब सही आपका आंसर। ठीक है बेटा, तो अब आपसे कह रहा है डिटरमाइन इट्स सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। अपने को सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल बताना है। अरे यार अभी तक हम एनर्जी बोलते थे, यहाँ पोटेंशियल बोला है भाई, एक ही चीज है, बस पोटेंशियल तो वोल्ट में बातें हो रही है। अपन बोलते थे आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्या बोलते थे? -13.6, सॉरी +13.6 ईवी। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या बोलूंगा मैं? 13.6। तो बस इतना, इसमें कंफ्यूज मत हो कि सर ये कैसे बोल दिया है, इसमें नहीं, वही सवाल सोचो। बस जहां एनर्जी बोलते थे यहां पोटेंशियल है, जिसको लैंग्वेज में है दिक्कत। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छे, समय समाप्त हो चुका है, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबका ध्यान चाहिए, सबका ध्यान चाहिए। क्या क्या थॉट आपके मन में आने चाहिए सवाल पढ़ के? अच्छा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया है और वो 18 वोल्ट है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है? यार आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है n बराबर 1 से n बराबर इंफिनिटी भेजने की एनर्जी। सर ने कहा था कि जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है, जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होती है उसी के बराबर आयनाइजेशन एनर्जी होती है। बस फर्स्ट ऑर्बिट एनर्जी नेगेटिव में होती है और आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी पे बात करी थी। मैंने कहा था ये तीन के तीनों टर्म जो हैं ये अलग अलग तरीके से डिफाइन है। मजे की बात है, आयनाइजेशन वो भी पॉजिटिव होता है, सेपरेशन वो भी पॉजिटिव होता है, एक्साइटेशन वो भी पॉजिटिव होता है। सवाल अभी हमसे आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का पोटेंशियल है। तो बच्चों को कितना दिया है? 18 वोल्ट। अपने से पूछा है डिटरमाइन इट्स सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। उसका सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा इसको समझो। तो सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि आपको इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से n बराबर 3 पर भेजना है। एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइट करने की एनर्जी, एक्साइट करने का पोटेंशियल। 1 से 2 पे भेजा फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, 1 से 3 पे भेजा सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो सवाल हमसे क्या पूछ रहा है? सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। मतलब आपने क्या पता होना चाहिए? ये वाला एनर्जी गैप। तो पहले क्या पता होना चाहिए? n3 की एनर्जी कितनी है, n1 की एनर्जी तो आ गई। सर ये तो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव में है। हाँ बेटा, तो जो n1 की एनर्जी होगी वो निगेटिव में होगी, -18 वोल्ट। अच्छा, तो n1 की एनर्जी कितनी है? -18 वोल्ट।
आप किसकी निकाल लें, 3 की। सर वो कैसे निकालें बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला और बताया था, En बराबर होता है E1 अपॉन n स्क्वायर। किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी से कुछ ऐसे रिलेट होती है। तो अपने किसकी एनर्जी निकालनी है, थर्ड ऑर्बिट की। थर्ड ऑर्बिट क्या निकालनी है, एनर्जी। वो क्या होगा, इज इक्वल टू E1, वो कितना है 18 अपॉन n स्क्वायर। तो n कितना है -18, n कितना है बेटा 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया -2। तो इसकी एनर्जी कितनी -2, इसकी एनर्जी कितनी -18। मुझे क्या पता करना है, इतने का गैप। ये जो गैप है यही तो एनर्जी चाहिए ना उसको एक्साइट करने में। तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E3 माइनस E1। ऑब्वियसली इतना डिटेल में आप नहीं लिखोगे, वो तो आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं। E3 माइनस E1 तो -2 माइनस माइनस 18 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 16 वोल्ट। हेंस द करेक्ट आंसर इज 16 वोल्ट। हेंस द करेक्ट आंसर इज 16 वोल्ट। काम का ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इन सवालों के माध्यम से कंसेप्ट के साथ साथ आपको फॉर्मूला भी याद कराना था। ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। किस प्रकार से हमने किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकाल लिया फर्स्ट ऑर्बिट की मदद से। क्या बात है, समझ गए तो आप सबके सामने स्क्रीन पर अगला सवाल। अब जल्दी जल्दी आंसर देंगे, सारे फॉर्मूले कवर हो चुके हैं, अब नए फॉर्मूले नहीं आएंगे। Calculate the ratio of difference in energy in between the third and second orbit of helium plus to the second and first orbit of lithium 2 plus। सूरज बेटा सबसे पहले आंसर देंगे। इसमें टाइमर भी लगाना चाहिए, कंप्यूटर में टाइमर सेट कर दूं मैं तो आपको आवाज आती रहे, टक 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 टक, टाइम ओवर। ऑलराइट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन एनर्जी। ये सवाल कुछ बच्चों के लिए बहुत बड़ा भी है और कुछ के लिए बहुत आसान भी है। देखो अपन कैसे करते हैं, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। अच्छा हीलियम प्लस, अरे अपने को तो हाइड्रोजन याद है भाई, हमेशा हाइड्रोजन को परेशान करो। सबसे पहले हाइड्रोजन को परेशान किया तो सभी एटम की एनर्जी याद आ जाएगी। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। ठीक है, थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो पहले अपन हाइड्रोजन को याद कर लेते हैं। अरे 1 2 का गैप होता है 10.2, 2 3 का गैप होता है 1 पॉइंट। यार ये गैप याद करना पड़ेगा तभी मजा आएगा, बता रहा हूं। और आगे जो अपन स्पेक्ट्रम के सवाल करेंगे ना, तो इस गैप की मदद सारे सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो गैप आपको जरूर याद करना है 1.89। पर अपने को पता तो हीलियम करना है, तो कोई नहीं सर, Ez इक्वल टू E ऑफ हाइड्रोजन इनटू Z स्क्वायर। पर ये एनर्जी थोड़ी है तो एनर्जी गैप है। अरे तो यही फॉर्मूला एनर्जी गैप के लिए तो होता है। तो एनर्जी गैप कितना 1.89 इनटू Z स्क्वायर, कौन है हीलियम 2 का स्क्वायर 4। ठीक, अब ये हो गया अपना पहला केस। दूसरा कौन है, लिथियम 2 प्लस। तो दूसरा केस पकड़ते हैं लिथियम का। उसमें बोला है 2 से 1, तो 2 से 1 का गैप कितना हाइड्रोजन के लिए 10.2। तो डेल्टा ई जेड बराबर डेल्टा ई हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर। डेल्टा ई एच कितना 10.2 इंटू 3 का स्क्वायर 9। अरे दोनों आ गई, रेशियो निकालना है, इसे बोल देते हैं 1, बोल देते 2। तो डेल्टा ई वन अपॉन डेल्टा ई टू बराबर 1.89 इंटू 4 अपॉन 10.2 इंटू 9। इसको सॉल्व करेंगे। हाँ इसका आंसर थोड़ा सा वैसे ही यार, मतलब फ्रैक्शन में ऐसे एग्जाम में सवाल नहीं आते। वो तो मुझे आपको बताना था कि सवाल बहुत लेंदी हो सकता है, पर जब आप ऐसे करो तो बहुत आसानी सॉल्व होता है। हाँ इसका जो करेक्ट आंसर आता है 20 अपॉन 243 एंड द करेक्ट आंसर इज 20 अपॉन 243। इतना कैलकुलेशन वाला सवाल नहीं आता या एक्सेप्ट, लेकिन इस सवाल में मुझे आपको बताना था कैसे आप चुटकियों में इस सवाल को कर सकते हैं। इतना कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 20 अपॉन 243। ठीक है, तो अपन ने एनर्जी का रेशियो निकाल दिया, बेहद ही आसान सवाल। एंड द करेक्ट आंसर इज 20 अपॉन 243। बस एनर्जी का गैप याद हो, सारी चीज याद हो। ये तो मैं इतना लिखता हूं ना यार, ये आपको समझाने लिख रहा हूं। अगर अपन सॉल्व करें कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा पहला कौन सा है, हीलियम है। दूसरा कौन सा है, लिथियम है। तो किसका पूछा है, हीलियम का। देखो मैं अगर आपको याद है, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं।
अच्छा हीलियम का पूछा है, थर्ड और टू, हाइड्रोजन याद करो कितना गैप होता है, 1.89 इंटू जेड स्क्वायर 4 अपॉन इसको कितना होता है 10.2 इंटू, सीधे इतना ही तो सॉल्व करना है, ये तो आपको समझाने के लिए दुनिया भर लिख रहा हूं मैं, तो इसलिए एनर्जी गैप जरूर याद करना है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, इस बार इसका आंसर पूरी क्लास देगी। हर्ष बेटा अभी लूंगा, सबसे पहले आप आंसर दे, जरूर मैं आपका नाम लूंगा। ये एक रेस है, ये कंपटीशन है, सबसे आगे रहने की होड़ है। कैलकुलेट द सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हीलियम प्लस। हर्ष बेटा कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। जयेश ने एक पार्ट का सही आंसर दिया, उस बच्चे का नाम लिया जाएगा जो दोनों पार्ट का सही आंसर देगा। आदित्य बेटा आपका एक पार्ट का आंसर गलत है, चेक करिए, एक पार्ट का आंसर ठीक है क्या गलत है। एंड सबसे बेस्ट सही जवाब देने वाला बच्चा है आशुतोष व्यास, इसने दोनों पार्ट का सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही सही। भैया एक्साइटेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आंसर तो निगेटिव में देने का सवाल ही नहीं है। अगर कोई बच्चा निगेटिव वाला ऑप्शन टिक करके आएगा यार कैसे काम चल पाएगा। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब क्या है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब n बराबर 3 पे भेजने की एनर्जी। एक बार एक बच्चे ने मुझसे बड़ा बढ़िया डाउट पूछा, और जब उसने मुझसे डाउट पूछा तो उसका ये कंसेप्ट स्पेक्ट्रम में बिल्कुल क्लियर हो गया। उसका डाउट ये था, सर यार जब भी एक्साइटेशन एनर्जी आप बोलते हो तो हमेशा 1 से ही 2 क्यों भेजते हो, हमेशा 1 से ही 3 क्यों भेजते हो, हमेशा 1 से ही 4 क्यों भेजते हो, हमेशा 1 से ही 5 क्यों भेजते हो, हमेशा 1 से ही क्यों एक्साइटेशन कराते हैं। जी हाँ, इसे आपको दिमाग में रखना है कि एक्साइटेशन हमेशा n इक्वल टू 1 से ही होगा, एक्साइटेशन हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही होगा, एक्साइटेशन कभी एक्साइटेड स्टेट से नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे जाएगा फिर वेट करेगा भैया थोड़ा और एनर्जी लेके आओ तो मैं और ऊपर जाऊं, ऐसा नहीं है, वो नीचे से ऊपर जाएगा, जितनी देर में गया बहुत जल्दी वो नीचे आएगा, तो दूसरा फोटोन टकराए और एक्साइट हो ऐसा नहीं होता। या सरल भाषा में ये कंसेप्ट आपके दिमाग में गहराइयों में बैठ जाए कि एक्साइटेशन n बराबर 1 से ही होगा, एक्साइटेशन n बराबर 1 से ही होगा, एक्साइटेशन n बराबर 1 से ही होगा। सवाल हमसे कह रहा है सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब n पर बराबर 3 पर भेजने की एनर्जी, मतलब 1 से 3 पे भेजना है, मतलब इतने का गैप बताना है। This gap we have to calculate, but not for hydrogen, for helium. तो इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, डेल्टा ई जेड बराबर डेल्टा ई एच इंटू जेड स्क्वायर, हमें हाइड्रोजन का याद है 1 से 3 का गैप, हाँ सर याद है कितना 12.09, 12.09 इंटू जेड स्क्वायर 4, अरे आंसर बताओ कितना, क्या बात है। उसी प्रकार से दूसरा पार्ट आपसे क्या पूछा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा वन ऑर्बिट की एनर्जी होती है, हमेशा फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वही आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। या ऐसे सोचो, या ऐसे सोचो कि n बराबर 1 से n बराबर इनफाइनाइट पर भेजने की जो एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी गैप है वही आयोनाइजेशन एनर्जी है। So simply you have to calculate the energy for first orbit. But again, this is not a hydrogen atom, this is a helium atom, so energy for Z is equal to energy of hydrogen into Z square, and we all know the formula for hydrogen, the data for hydrogen is 3.6 into 4, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये था दो पार्ट का आंसर, एंड द करेक्ट आंसर फॉर बोथ पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 48.35 एग्जैक्ट आंसर है, और सेकंड पार्ट का आंसर है 54.4 ईवी, 54.4 ईवी। तो आपने देखा अपने सवाल को कैसे जल्दी से सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, अगला सवाल, calculate the first separation energy of lithium 2 plus।
सेपरेशन बोला बेटा, सेपरेशन। क्या बात है अंकित बेटा, बहुत अच्छे। अंकित ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। सर आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है? संयम ने मुझसे एक डाउट पूछा है, सर आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन में क्या डिफरेंस है? बेटा आयनाइजेशन का मतलब है वन से इंफिनिटी पे ले जाने की एनर्जी, और एक्साइटेशन का मतलब है वन से टू पे ले जाने की एनर्जी, वन से थ्री पे ले जाने की एनर्जी, वन से फोर पे, वन से फाइव पे। तो मुझसे बच्चा कहता है, जो बहुत सोच रहा था, सर हम ये भी तो कह सकते हैं। सुनो सुनो, एक मजे का सवाल पूछ लो क्या यार, देखते किसका आईक्यू अच्छा है। एक बच्चे ने डाउट पूछा तो एक सवाल याद आ गया। हेलो हेलो हेलो, आंसर देते रहना। एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, पूछ लू क्या? पूछ लू क्या? चलिए एक सवाल पूछ रहा हूं, सब सवाल सॉल्व करने में बिजी है। ओके, सवाल ये है, सर पहले आपको बता देता हूं मैं, आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है? बेटा आयनाइजेशन एनर्जी एन बराबर वन से एन बराबर इंफिनिटी पे ले जाने की एनर्जी, और जो एक्साइटेशन है एन बराबर वन से एन बराबर टू, एन बराबर वन से एन बराबर थ्री, एन बराबर वन से एन बराबर फोर, एन वन से एन बराबर फाइव एक्साइट करने की एनर्जी है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या कभी एक्साइटेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो सकता है? क्या कभी एक्साइटेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो सकता है? क्या कभी, ये बहुत डीप थॉट का है, क्या कभी एक्साइटेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो सकता है? क्या कभी एक्साइटेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी बराबर हो सकता है? एंड द करेक्ट आंसर इज नहीं हो सकता। बच्चा कहता सर क्यों नहीं हो सकता? सर आप इंफिनिटी पे भेज तो हो ही जाएगा। बेटा जब वो इंफिनिटी पे चला गया ना, तो वो एक्साइट नहीं हुआ। इंफिनिटी का मतलब है वो एटम के अट्रैक्शन से बाहर चला गया, वो जस्ट है। तो इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, वो एटम का पार्ट नहीं हुआ। एक्साइटेशन का मतलब है कि आपने उसे एक्साइट किया है, आपने उसे हाई एनर्जी स्टेट में भेजा है, और जब वो इन्फाइनाइट पे चला गया तो वो एक्साइट नहीं हुआ, वो एटम के बाहर हो गया, वो आयनाइज हो गया। तो क्या हो गया? आयनाइज हो गया। एग्जैक्टली इसे आप ऐसे भी समझो कि जब वो इन्फाइनाइट पे गया तो वो वापस नहीं आएगा, इट इज आउट ऑफ द एटम। लेकिन जब वो टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, सिक्स पे है, किसी हाई एनर्जी लेवल पे है, तो लौट के घर को जरूर आएगा। सो कीप इन माइंड, एक्साइटेशन एनर्जी इंफिनिटी पे डिफाइन नहीं होगा। क्लियर? फिलहाल आइए हम बात करते हैं इस सेपरेशन एनर्जी के सवाल की। तो सेपरेशन एनर्जी का सवाल है, यार कितना आसान है, सेपरेट करने की एनर्जी, फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी। अच्छा फर्स्ट है, सेपरेशन एनर्जी है, मतलब एन बराबर टू से एन बराबर इंफिनिटी पे भेजने की एनर्जी। फर्स्ट सेपरेशन एनर्जी का मतलब है n बराबर टू से n बराबर इंफिनिटी पे भेजने की एनर्जी का मतलब है n बराबर टू से n बराबर इंफिनिटी का डिफरेंस का मतलब है दोनों के बीच का गैप का मतलब है इसकी एनर्जी जीरो है। काश हम टू की एनर्जी पता कर ले, गैप बता देंगे। अरे यार तो लिथियम है, अरे तो हाइड्रोजन का याद है कितना, 3.4। तो लिथियम का कितना होगा? एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस इक्वल टू 3.4 into 10 स्क्वायर 9। हेलो, कितना आया? 3.4 into 9 कितना आया? अरे समझ पाए क्या? ये जो इस ऑर्बिट की एनर्जी है, ठीक है, ऑब्वियसली माइनस में, यार माइनस में लिखा हो आप, एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस। जब हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो कितना आता है? कोई बताएगा मुझे कितना आता है? ये आता है 30.6, ये आता है 30.6 माइनस, मतलब यहां की एनर्जी कितनी? माइनस 13.6। यहां की एनर्जी कितनी? जीरो। तो इसमें कितने का गैप? सर 13.6 का गैप। इसका मतलब सेपरेशन एनर्जी कितनी है? द सेपरेशन एनर्जी, सुनो सुनो, सेपरेशन एनर्जी प्लस 13.6। चाहे सेपरेशन एनर्जी हो, चाहे एक्साइटेशन एनर्जी हो, चाहे आयनाइजेशन एनर्जी हो, वो तीन के तीनों पॉजिटिव होते हैं, वो निगेटिव नहीं होते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, जल्दी से आंसर देंगे इसका, जल्दी से। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट of an hydrogen atom is minus 6.8 eV per atom. Then find out kinetic energy, total energy and radius of orbit in which the electron is present. तीनों पार्ट का सही आंसर चाहिए, तीनों पार्ट का, एक पार्ट नहीं, तीनों पार्ट। देखते हैं तीनों पार्ट का सही आंसर कौन देता है। सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा और उसे कहा जाएगा वेरी गुड, उसे वेरी गुड का प्राइज दिया जाएगा।
मोहम्मद सकलेन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये कितना आसान है यार। ऐसा कौन है जिसको ये सवाल कठिन लग रहा है? रेज योर हैंड। ऐसा कौन है जिसको ये सवाल कठिन लग रहा है? रेज योर हैंड। बेटा हैंडआउट को जरूर रिवाइज किया करिए, डेली लेक्चर को जरूर रिवाइज किया करिए। बेहद ही आसान सवाल, केवल एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया है। सब लोग सुनिएगा ध्यान से, एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, उसको सवाल समझा रहा हूं। बेटा मैंने आपको बताया था टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। टोटल और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है, बस एक माइनस का फर्क होता है। टोटल निगेटिव में, काइनेटिक पॉजिटिव में होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। याद करना होता है, हैंडआउट से रिवीजन करना होता है। बेटा मैंने आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी बताया था। मैंने कहा था जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो टोटल का दुगना होता है। किसी बच्चे को रिलेशन नहीं याद होता है, वो डाटा याद करता है। अरे यार, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थी -3.6 और उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 27.2, मतलब जो पोटेंशियल है वो टोटल का दुगुना है। मतलब जो पोटेंशियल टोटल का दुगना है, तो ऐसा भी सोचो कि जो टोटल है पोटेंशियल का आधा है। जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, ये आपको सोचना था। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, -6.8 ईवी दे रखा है। तो बच्चों यहां से टोटल एनर्जी आ जाएगा, -6.8/2 हो जाएगा, -3.4 ईवी आएगा। जैसे हमने -3.4 देखा, मन में लड्डू फूटा, अरे ये तो वही है जो हमें याद है। वन की एनर्जी कितनी? -30.6। टू की एनर्जी कितनी? -3.4। अरे याद आया, अरे हाँ यार, ये तो सेकंड ऑर्बिट है भाई। हाँ, तो टोटल एनर्जी कितना है? -3.4। ऑर्बिट कौन सा है? टू। आपसे और क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी। सर जितना टोटल होता है उतना ही काइनेटिक होता है, बस फर्क इतना होता है, काइनेटिक कभी निगेटिव नहीं होता है, काइनेटिक कभी निगेटिव नहीं होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? +3.4 ईवी। हेलो, काइनेटिक आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट आ गया, टोटल आ गया, पर आपसे रेडियस पूछा है, तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? r इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। 0.529 इंटू एन कितना? 4। एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। हेलो, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा? 2 पॉइंट, सॉल्व करेंगे 0.529 इंटू 4, 0.529 इंटू 4 कितना आएगा? 2.116। ठीक है, 2.12 भी चलेगा, आप इसे 0.53 से कर लो तो भी चलेगा। मैं फिलहाल लिख देता हूं, एक बच्चे ने कैलकुलेटर से आंसर दिया है 2.116 एंगस्ट्रॉम। 2.116 एंगस्ट्रॉम। अरे कितना आसान था। ठीक है सुधांशु बेटा, मैं मानता हूं आपने खुद से सॉल्व किया है, आपने कैलकुलेटर नहीं दिया। ओके ओके ओके, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सब। क्या कोई ऐसा है जिसको सवाल समझ में नहीं आया? क्या कोई ऐसा है जिसको सवाल समझ में नहीं आया? अगर कोई ऐसा इसको सवाल समझ नहीं आया तो चुल्लू भर पानी लेंगे और उसमें तैरेंगे। आप सबके सामने है अगला सवाल। ये सवाल ओरल है भाई, ओरल है, ओरल है, तुरंत होना चाहिए 1 सेकंड के अंदर। ऑप्शन वाले सवालों में तो सभी बच्चों का आंसर आ जाता है, सही गलत का पता तो बाद में किया जाता है। चलिए, ऑलराइट, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस टाइप के सवाल सॉल्व करने में दिक्कत आती है, उनका ध्यान चाहिए, उनका ध्यान चाहिए बेटा। सवाल पूछ रहा है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, फोकस। मिनिमम एनर्जी इज रिलीज्ड। सवाल को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। सवाल में रिलीज की बात किया है कि एब्जॉर्ब की बात किया है? अगर आप देखेंगे तो मैंने प्रॉब्लम लिखा है मिनिमम एनर्जी इज रिलीज्ड, मतलब किसमें कम एनर्जी रिलीज हो रही है ना? आप सब जानते हैं एनर्जी रिलीज तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तभी एनर्जी रिलीज होगी। नीचे से ऊपर जाने में कभी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। पहले ऑप्शन में लिखा है 1 से इंफिनिटी गया, तो बेटा जब 1 से इंफिनिटी गया
तो नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया मतलब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। सवाल हमसे एब्जॉर्प्शन नहीं पूछ रहा, हमसे रिलीज पूछ रहा, तो पहला ऑप्शन होने का सवाल ही नहीं। देखते हैं सी ऑप्शन, 4 से 5 गया। तो बेटा 4 से 5 जाना भी तो नीचे से ऊपर हुआ, और जब नीचे से ऊपर जाता है एक्साइट होता है, एक्साइट होता है तो वहां भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, पर सवाल हमसे एब्जॉर्ब नहीं पूछा है, तो 4 से 5 भी आंसर नहीं हो सकता है। अब बचा बी और डी। तो एक बार इलेक्ट्रॉन गिरा 3 से 2। सुनो सुनो सुनो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी याद नहीं होती है या नहीं है, तो बच्चों आप ऐसे भी सोच सकते हैं। एक बार इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में गिरा, देखो देखो गिरा, ये लाल वाली लाइन। एक बार इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में गिरा, एक बार इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरा, यहां भी एनर्जी रिलीज होगी, नीली वाली लाइन में भी एनर्जी रिलीज होगी। बच्चों बताओ, मिनिमम एनर्जी होगा तो गैप छोटा होगा, मिनिमम एनर्जी होगा तो गैप छोटा होगा, तो लाइन छोटी होगी। बताओ लाल वाली लाइन छोटी की नीली वाली लाइन छोटी, लाल वाली लाइन छोटी की नीली वाली लाइन छोटी। सर लाल वाली छोटी, 3 से 2 छोटा, तो मिनिमम एनर्जी कहां रिलीज होगा? जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आएगा। जी हाँ, लाल वाली छोटी। इज दिस क्लियर? एग्जैक्टली। आप सबके सामने है स्क्रीन पर अगला सवाल, आप सबके सामने है स्क्रीन पर अगला सवाल। एक बच्चे ने लिखा है, सर मुझे तैरना नहीं आता बट सवाल समझ में नहीं आया। बेटा कोई बात नहीं, अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप चुल्लू भर पानी में डुबकी मारिए, है ना। तैरना नहीं आता, डुबकी मार के ऊपर आ जाते ना, तो डुबकी मार के ऊपर आ जाइए। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, देखते हैं इसका आंसर सही कौन देता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस मिनिमम एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड। अब सवाल बोला है मिनिमम एनर्जी एब्सॉर्ब। मिनिमम एनर्जी एब्सॉर्ब है ना, कहा मिनिमम एनर्जी एब्सॉर्ब हुई है, रिलीज नहीं बोला, एब्सॉर्ब बोला है। जब नीचे से ऊपर जाएगा एनर्जी को बढ़ाएगा, एनर्जी को बढ़ाने के लिए एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, मतलब सवाल हमसे पूछ रहा है किस ऑप्शन में सबसे कम एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, किस ऑप्शन में सबसे कम एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। चलो देखते हैं। एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, नीचे से ऊपर जाएगा, जिसमें ऊपर से नीचे आया, जिसमें ऊपर से नीचे आया वो तो ऑप्शन कभी नहीं आएगा। 3 से 2 ऊपर से नीचे आया, जब ऊपर से नीचे आएगा एनर्जी रिलीज होगी, सवाल हमसे रिलीज नहीं एब्सॉर्ब पूछ रहा है। 3 से 1 सर इसमें भी ऊपर से नीचे आया, जब ऊपर से नीचे आया तो उसको नहीं सोचना मेरे भाया। अब चलो बात करते हैं ए और बी का। तो ए ऑप्शन में 1 से गया इनफिनिटी, 1 से गया इनफिनिटी, इतनी बड़ी लाइन, इतनी बड़ी लाइन। बी ऑप्शन में 4 से गया 5, ये है 4, ये है 5, यही कहीं तो होगा। अरे 4 से 5 जाने की छोटी सी लाइन, 1 से इंफिनिटी जाने की बहुत बड़ी लाइन। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है एनर्जी गैप को, तो जितना छोटा एनर्जी गैप है मिनिमम एनर्जी अब्सॉर्ब होगा। बताओ छोटा एनर्जी गैप कहां? सर 4 से 5 में। आंसर कौन? 4 से 5 बी। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था एंड द करेक्ट आंसर इज बी। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। फिर भी आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देगा। ये आपका टेस्ट है, अगर आप दोनों सवाल सीख गए तो इसका आंसर पूरी क्लास सही देगी यार। बेटा मिनिमम एनर्जी अब्सॉर्ब पूछा है ना यार सवाल में, आशुतोष आपसे बात कर रहा हूं मैं। मिनिमम एनर्जी अब्सॉर्ब पूछा है, जब 4 से 5 जाएगा तो मिनिमम एनर्जी अब्सॉर्ब तभी तो होगा, गैप कम होगा ना यार। एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। क्या बात है, इस सवाल के सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, कि फिर भी मैं देख रहा हूं यार ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, मतलब सबके एक ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है सबका। मैं सवाल पढ़ देता हूं। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। इस सवाल को समझना पड़ेगा बेटा। विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम
गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। जिन बच्चों से ऐसे सवाल नहीं बनते, दे मस्ट लिसन केयरफुली। सवाल कह रहा है गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। आपको समझना पड़ेगा यार, अपने को फोटोन कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तब मिलता है, कि जब नीचे से ऊपर जाता है तब मिलता है? बेटा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है, अरे तभी तो वो ईएम वेव को एमिट करता है। अरे उसी ईएम वेव में तो ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट फोटोन होते हैं। तो सवाल आपसे ये कह रहा है कि किसमें लीस्ट एनर्जी का फोटोन आएगा। मतलब सवाल आपसे ये कह रहा कि यहाँ पे कहां पर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा और ऐसे आएगा कि सबसे कम एनर्जी गैप। भाई, एनर्जी गैप जितनी ज्यादा होगी, निकलने वाला फोटोन का एनर्जी भी तो उतना ज्यादा होगा। जो फोटोन की एनर्जी होती है, जो फोटोन की एनर्जी होती है, वो एनर्जी गैप के बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, ईएम वेव को एमिट कराता है, उसमें फोटोन होता है। जो फोटोन होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी गैप के बराबर होती है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, सवाल हमसे मिनिमम गैप पूछा है, मिनिमम एनर्जी पूछा है, तो चलो देखते हैं। 5 से 3, हाँ ये हो सकता है। 5 से 4 हो सकता है। 6 से 1 हो सकता है। 0 से 4 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता सर? वो 0 से 4 गया, n बराबर 0 क्या होता है? पहली बात, ये तो होता ही नहीं, कुछ ऐसा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। नाउ वी हैव टू थिंक किसमें किसमें मिनिमम एनर्जी गैप है। तो बना देता हूं 1 2 3 4 5 6। ओके, बी ऑप्शन देख रहे हैं अपन। बी ऑप्शन कह रहा 6 से 1 पे आया। 6 से 1 ये वाली लाइन देखो, देखो बेटा, 6 से 1 ये वाली लाइन देख रहे हो? क्या देख रहे हैं सर? ए वाला ऑप्शन क्या है? 5 से 3। ये है 6, ये है 5, ये है 4, ये है 3। तो 5 से 3, तो 5 से 3 ये वाली लाइन, ठीक है क्या? फिर सी ऑप्शन क्या है? 5 से 4। बताओ सबसे छोटी लाइन कौन? अरे जो सबसे छोटी लाइन है वही तो एनर्जी गैप है, वही फोटोन की एनर्जी है। सबसे छोटी लाइन सी, आंसर होगा सी। अब तो सबको समझ में आ गया होगा यार, मैं मान नहीं सकता एक बच्चे को समझ में आया हो। क्या बात है, बहुत अच्छे, शानदार। सबसे छोटी लाइन 5 से 4, हेंस करेक्ट आंसर इज सी। अगर आप सीख गए तो आप सबके सामने है अगला सवाल। ये बढ़िया सवाल है यार, इसमें अक्सर बच्चा गलती करता है। An electron in an atom jumps in such a way that its kinetic energy changes from x to x by 4. Find change in potential energy. मैं सवाल समझाऊंगा नहीं, देखता हूं बिना समझाए सबसे पहले सही जवाब कौन देता है, जल्दी से। मोहम्मद सकलैन ने बिल्कुल सही जवाब दिया पहली बार में। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। लाइन से सही आंसर आ रहा है यार। नॉट चेंज पोटेंशियल एनर्जी। सुजीत, कैसा आंसर दिया आपने? हिंट दे देता हूं, हिंट हिंट। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का दुगना है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी का दुगना है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होता है, पोटेंशियल माइनस में होता है। सो पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नहीं पुष्पन बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं यार, बहुत ही आसान सवाल है। पता आपको लगेगा अच्छी इतना घटिया सवाल था। आप बस ये पकड़ लो कि इसमें अपने से पूछा क्या है, कैसे निकालेंगे। चलिए तो देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले पहले सुनो सुनो सुनो, पहले काइनेटिक एनर्जी, सुनोगे नहीं, सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा, सुनना है। पहले काइनेटिक एनर्जी एक्स थी। जब काइनेटिक एनर्जी एक्स थी तब पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2x था। फिर काइनेटिक एनर्जी x बाई 4 है। जब काइनेटिक एनर्जी x बाई 4 है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2x बाई 4 है, मतलब माइनस x बाई 2 है।
ये इनिशियल है, ये फाइनल है। अपने से चेंज पूछा है, पूरी दुनिया को पता है चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस टू एक्स, सॉल्व करोगे कितना, 3x/2। अब सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। इसका आंसर तो दे दो यार, पूरी क्लास दे दे यार, पूरी क्लास दे दे इसका आंसर बेटा। A single electron species beryllium 3 plus, कोई बात नहीं पुष्पन बेटा, नो प्रॉब्लम। अपनी गलतियों को दिमाग में रखें, उन्हें दोबारा रिपीट नहीं करना है, ये खुद से प्रॉमिस करें, वादा करो खुद से, मैं मेरी गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। A single electron species, beryllium 3 plus, has a stationary nucleus. The energy required to excite the electron from the third to fourth Bohr orbit will be। अरे हाइड्रोजन का याद है तो पूरी दुनिया का याद है भाई, फालतू में। हाँ, कुछ बच्चों को बेरिलियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता, बता देता हूँ, 4। इसका आंसर तो आप ही दे रहे हैं यार, इसका आंसर आप ही देंगे बेटा। हाइड्रोजन का याद है, n बराबर 3 से n बराबर 4 का गैप, 1 से 2 का गैप 10.2, 2 से 3 का गैप 1.89, 3 से 4 का गैप 0.66। आपसे पूछा क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड टू फोर्थ ऑर्बिट विल बी। तो 3 से 4 भेजने की एनर्जी पूछा है, मतलब 3 से 4 का गैप पूछा है, 3 से 4 का गैप पूछा है। अब क्या कहेंगे, डेल्टा ई जेड इक्वल टू डेल्टा ई ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर, राइट। डेल्टा ई जेड हाइड्रोजन कितना होता है, 0.66 इंटू 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर आपके सामने होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज, सभी लोग बताएंगे, द करेक्ट आंसर इज 10.56 ईवी, 10.57 ही चलेगा। आप सबने क्योंकि 10.56 बोला है तो मैं 10.56 लिख देता हूं, एंड द करेक्ट आंसर इज 10.56 ईवी, राइट। ये था बोर के ऊपर कुछ एनर्जी बेस्ड सवाल, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ा रहे हैं चैप्टर को। देखो यार बच्चों, मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, आपने न्यूमेरिकल किया, गहरी सांस लें, हम कुछ नया सीखने वाले हैं और बहुत ध्यान से सुनना है जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान सुनना है तो आपको फील आएगा हम कर क्या रहे हैं। बाद में ये टॉपिक बहुत आसान है, 2 फॉर्मूले हैं और 3-4 टर्म्स हैं, वो याद करो, सारे सवाल करो, लेकिन इसका जो फील है ना वो थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, हम लोग जब बोर मॉडल पढ़ रहे थे तो बोर मॉडल में मैंने आपको बताया कि सभी ऑर्बिट्स की अपनी एक एनर्जी होती है और वो फिक्स होती है, ठीक है सर। मतलब n बराबर 1 की जो एनर्जी है वो फिक्स है, जो 2 की एनर्जी है वो फिक्स है। मजे की बात ये नहीं फिक्स है, मजे की बात ये है कि अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए, फॉर एग्जांपल, आप सोचो यार कितना इंटरेस्टिंग है खेल, कि हाइड्रोजन एटम की बात करो, हाइड्रोजन एटम का n बराबर 1 है, उसकी एनर्जी है -13.6 eV। दुनिया में दूसरा कोई एटम ऐसा नहीं है जिसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -13.6 eV। ये हाइड्रोजन के लिए यूनिक है, ये कुछ वैसे ही यूनिक है जैसे इंसान का फिंगरप्रिंट यूनिक है। अगर हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है -3.6 eV, तो हाइड्रोजन एटम के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है -3.4 eV। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा एटम नहीं है जिसके सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी हो -3.4 eV। सेकेंड ऑर्बिट की -3.4 कुछ और हो सकता है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4, ऐसा कोई दूसरा एटम ही नहीं है। उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि इस दोनों के बीच का जो गैप है 10.2 eV, वो कहीं और किसी एटम में नहीं है। मतलब जब जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आएगा हाइड्रोजन के केस में, तब तब उसमें जो फोटोन आएगा उस फोटोन की एनर्जी 10.2 ही रहेगी। या ऐसे सोचो कि एक रेडिएशन आ रहा है, वो रेडिएशन 2 से 1 के ट्रांजिशन होने की वजह से आ रहा है, और वो जो रेडिएशन आ रहा है उसमें एक फोटोन है, और वो जो फोटोन है उसकी एनर्जी है 10.2 eV। आप आंख बंद करके हो गए यार, 2 से 1 के ट्रांजिशन से आया है और 10.2 है, मतलब पक्का वो जो एटम है वो हाइड्रोजन है। भाई आपने फोटोन की एनर्जी देख के एटम की पता कर लिया। सूरज की रोशनी, सूरज की जो लाइट आ रही, उस लाइट से लोगों ने पता किया कि उसमें जो एटम है वो हीलियम है, क्योंकि उस रेडिएशन को जब स्टडी किया गया, उसकी जब एनर्जी को स्टडी किया गया, वो जो एनर्जी था एग्जैक्टली हाइड्रोजन से हीलियम से मैच करता था।
तो लोगों ने कहा वहां पे हीलियम है। ये पता करने का जो एग्जैक्ट तरीका है उसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम। या मैं सरल भाषा में ऐसे कहूं कि जो स्पेक्ट्रम है हमें इस बात का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देता है कि एक एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल है ये सच में है, ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। यार देखो, दो इक्वेशन की मदद से एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के एनर्जी के बारे में बात करना बहुत आसान था। एनर्जी इज इक्वल टू -30.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी होता है। फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड का एनर्जी ये होता है, एनर्जी गैप ये होता है। ये मैंने आपको सब कुछ बताया। बट कभी आपके मन में सवाल आया, सर इसका कोई प्रूफ है या केवल किताबी बातें हैं? स्पेक्ट्रम इस चीज का हमें एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देता है कि हम जो पढ़ रहे थे वो किताबी बातें नहीं है, वो सच है, वो सच्चाई है, वो ट्रुथ है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम कैसे प्रूफ देता है सर? ऐसा क्या हुआ कि हमसे स्पेक्ट्रम में प्रूफ मिला? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर स्पेक्ट्रम है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेक्ट्रम। जब कभी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, साउंड वेव को नहीं, मैटर वेव को नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जब कभी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब कभी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट के बिखर जाता है। बच्चों यही स्पेक्ट्रम कहलाता है। बच्चों यही स्पेक्ट्रम कहलाता है। सर स्पेक्ट्रम क्या है? टूट के बिखर जाना। यहां से व्हाइट लाइट आई, अपने संग विग्योर का पैटर्न लाई, यहां पे सातों एक साथ चल रहे थे। जैसे ही प्रिज्म से जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट जाते हैं, प्रिज्म से बाहर निकलते हैं, बिखर जाते हैं। टूट के बिखर जाना यही स्पेक्ट्रम कहलाता है। टूट के बिखर जाना यही स्पेक्ट्रम कहलाता है। अच्छा, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूटना, बिखरना, दिस इज स्पेक्ट्रम। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस हैपेंस ओनली फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, जब कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, तो जब वो ऊपर से नीचे आता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है। वो जो एनर्जी को एमिट करता है वो भी तो ईएम वेव है। अगर वो भी ईएम वेव है तो भैया उसका भी तो स्पेक्ट्रम बनेगा। बिल्कुल बनेगा। फिर स्पेक्ट्रम बनता कैसे है? स्पेक्ट्रम होता क्या है मैंने पहले ये बताया। अब स्पेक्ट्रम बनता कैसे है ये बता रहा हूं। सर स्पेक्ट्रम क्या होता है? टूट के बिखर जाना। सर बनता कैसे है? बेटा डिपेंड करता बना किसका रहे हो। सर क्या मतलब? किसका बना रहे हो के बेसिस पे नाम रखा जाता है स्पेक्ट्रम का। मतलब अगर एमिटेड रेडिएशंस का बनाया तो बनने वाला स्पेक्ट्रम एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाया। अगर एब्जॉर्प्शन रेडिएशंस का बनाया तो बनने वाला स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाया। सर एग्जैक्टली होता क्या है एमिशन एब्जॉर्प्शन? इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास यहां पर कोई गैसियस सैंपल था, ये गैस के एटम है, ठीक है साहब। इसको आपने एनर्जी दी, ठीक है साहब। इसमें फोटोन था, फोटोन आया, इससे टकराया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, हाइपोथेटिकल हायर एनर्जी लेवल में गया। आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, वो किसी हाई एनर्जी लेवल में गया। जब वो वहां गया तुरंत लौट के आया। जब वो ऊपर से नीचे आएगा एनर्जी का एमिशन कराएगा। वो जो एमिट हुई रेडिएशन, वो जो एमिट हुई रेडिएशन, उस एमिटेड रेडिएशन का जब जब स्पेक्ट्रम आपने बनाया उस स्पेक्ट्रम का नाम एमिशन स्पेक्ट्रम बताया। अच्छा, इमेजिन करो ये अपने पास एक सैंपल है, इसमें से रेडिएशन निकले। रेडिएशन क्यों निकले? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए। ये जो रेडिएशन निकले इसको हमने प्रिज्म से गुजारा, प्रिज्म से गुजारा। ये जो प्लेट है ना, इसे अपन बोलते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। जैसा फोटो लेते तो उसी टाइप के एक पेपर है बस, है ना। इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम पेपर। तो ये जो पेपर है इस पे स्पेक्ट्रम नजर आया। ये जो स्पेक्ट्रम दिखाई दिया उस पे देखो एक चमकीली लाइन नजर आ रही है, पीली, हरी, गुलाबी, नजर आ रही क्या? ये जो लाइंस नजर आ रही हैं इसे बोलते हैं ब्राइट लाइट। ये चमकती हैं, ये उस पेपर में शाइन करती हुई नजर आती हैं। सो हम कहते हैं ये जो स्पेक्ट्रम है ये किस रेडिएशन का है? ये एमिटेड रेडिएशन का है, इसीलिए इसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। सो सिंपल यार। एमिटेड रेडिएशन का स्पेक्ट्रम जो बनाया, तो स्पेक्ट्रम होता क्या है? टूट के बिखर जाना। रेडिएशंस को आपने प्रिज्म से गुजारा, टूट के बिखर गए। जो प्लेट पे, जो पेपर पे बना, वहां पे चमकीली लाइंस आई, वहां पे ब्राइट लाइन आई, अपन ने कह दिया कि वो है स्पेक्ट्रम।
अच्छा सर, एब्जॉर्प्शन क्या होता है फिर? इमेजिन करो सिचुएशन नंबर 2 कि अपने सामने एक ही सैंपल है, ठीक है, और इसमें गैस के एटम भरे हैं, ठीक है साहब। आपने लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7 ये मान लो भाई विबग्योर है यार। विबग्योर में भी तो 7 कलर होते हैं ना, विबग्योर, है ना। तो इसका लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, लैम्डा 4 है, लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7। ठीक है साहब, ठीक है। ये 7 रंग हैं, ये सातों रंग एक साथ इस सैंपल में गए। सरल भाषा में सबको बॉटल दिख रही है क्या? इसमें मैंने व्हाइट लाइट भेजी, मान लो इसमें पानी नहीं है, इसमें कोई गैस है, ठीक है। मैंने इसमें व्हाइट लाइट भेजी। अब कौन सी लाइट है ये? व्हाइट लाइट। जो व्हाइट लाइट है वो खुद अपने आप में एक एमिटेड रेडिएशन है। तो आपको पता है कि जो व्हाइट लाइट है, जब भी उसका स्पेक्ट्रम बनाता हूं तो कुछ ऐसा नजर आता है। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, मान लो फिलहाल ये है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने सबसे पहला बना है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है क्या? ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। इसमें उस पेपर में ऐसा चमकीली लाइन नजर आ रही है। अब आपने क्या किया, ये 7 के सातों रंग, मतलब जो व्हाइट लाइट है, उसको आपने इस गैस के सैंपल से गुजारा। जैसे इस गैस के सैंपल से गुजरा, तो ये 7 के सातों रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गए। सर ये 7 के सातों रेडिएशन एब्जॉर्ब क्यों हो गए? भैया लैम्डा 1 वेवलेंथ है। किसकी वेवलेंथ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो बेटा उसमें फोटोन भी तो होगा सर, होगा। फोटोन की एनर्जी होगी, होगी। मान लो ऐसा हुआ कि जैसे लैम्डा 1 आया, उसका जो फोटोन था वो फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराया, और जितने का गैप चाहिए था उतने की बराबर ही एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया। ऐसे ही लैम्डा 2 ने भी एक्साइट कर दिया। ऐसे लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5 सभी ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। तो ऐसा मान के चलो कि इनकी जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे है, जितना गैप में होना चाहिए। सरल भाषा मान लो लैम्डा 1 की एनर्जी 10.2 है, मान लो लैम्डा 2 की एनर्जी 12.09 है। तो पहला वाला कहां भेजेगा? 2 पे, दूसरा वाला कहां भेजेगा? 3 पे, एंड सो ऑन। तो ये 7 के साथ तो एब्जॉर्ब हो गए। तो जब कंटेनर से बाहर निकला तो कुछ निकला ही नहीं। तो हमने जब स्पेक्ट्रम देखा, स्पेक्ट्रम पेपर में, तो जो एब्जॉर्ब हो गए, भाई अगर वो होते तो वहां पे चमकीली लाइन आती। सुनो सुनो सुनो, ये मेरे पास व्हाइट लाइट है, मैंने इसको पेपर भेजा तो 7 लाइन आ गई। मैंने इसमें से गुजार के भेजा तो जहां जहां लाइन आती थी वहां वहां काला हो गया, वहां वहां काला हो गया। कुछ ऐसे ऐसे लाइन आ गई, तो हम समझ अरे यार वो तो 7 के सातों रंग एब्जॉर्ब हो गए। तो मैं बोलूंगा दूसरा वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, पहला वाला एमिशन स्पेक्ट्रम है। मतलब जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो एमिशन स्पेक्ट्रम का फोटो निगेटिव होता है। तो ये क्या मतलब? याद करो आज से कई साल पहले जब आप फोटो बनाया करते थे, आपको एक ब्लैक कलर की निगेटिव मिला करती थी, उसमें आपका चेहरा कार्टून जैसा नजर आता था। फिर बाद में फोटो साफ होती थी तो अच्छे दिखते थे। तो ऐसा ही लग रहा, ये जो एब्जॉर्प्शन है फोटो निगेटिव है, मतलब काला काला है, इसको धुल दो, इसको साफ कर दो तो ही पे चमकीली लाइन आ जाएंगी। So that's why we used to say that absorption spectrums are photonegative of emission spectrum. जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो फोटो निगेटिव के जैसा है, लाइक फोटो निगेटिव, है ना। जहां जहां एमिशन में ब्राइट लाइंस आती हैं, जहां जहां एमिशन में ब्राइट लाइंस आती हैं, वहीं वहीं पे एब्जॉर्प्शन में ब्लैक लाइन आती है। खेल इतना ही है कि एब्जॉर्प्शन में वो एब्जॉर्ब होके आ रही तो नहीं आ रही तो काला दिख रहा, एमिशन में आ रही तो चमक रहा है, सिंपल सी बात। ठीक है साहब, तो ये तो हुआ अपना स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है मैंने ये बताया, स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है मैंने ये बताया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं ये सुनो। स्पेक्ट्रम होता है, ये एक्चुअली है क्या ना, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी वो भी अपने को आनी चाहिए। अब हमारा सिलेबस क्या उस पे आते हैं। तो स्पेक्ट्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम कितने टाइप का होता है। हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सर ये क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, अपन ने कांच का बर्तन लिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। थोड़ा अच्छा वाला बर्तन है, सस्ता वाला नहीं है, ठीक है। इसमें अपन ने हाइड्रोजन गैस के बहुत एटम्स भरे हुए हैं। इसमें आपने हाई वोल्टेज लगाया, तो हाई वोल्टेज में होता क्या है, वो जो हाइड्रोजन गैस के एटम है, कौन से एटम है? हाइड्रोजन गैस के एटम है, वो आयोनाइज हो जाते हैं। वो आयोनाइज जाते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं वो दूसरे एटम से भी टकराते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। ये इमेजिन करो यार, आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया बेटा, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में भी 1 मोल हाइड्रोजन एटम है। 2 ग्राम हाइड्रोजन में भी 1 मोल हाइड्रोजन एटम है। एक बच्चा ने लिखा है सर ये जो है बिल्कुल जैसा कैथोड में था, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है बेटा, बिल्कुल वैसे ही है।
ये बर्तन ले लो, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, अंदर हमने हाइड्रोजन गैस भर दी, एक प्लेट इधर हाई वोल्टेज लगा दिया, कितना वोल्टेज लगाए, गैस के एटम टकरा जाएंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, कुछ एक्साइट होंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके नीचे आएंगे। बस यार, इतना सिंपल सा किस्सा है। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअल में, कंसेप्ट आने वाला, ध्यान सुनिएगा। जो हाइड्रोजन के एटम है वो आयनाइज हुए, इलेक्ट्रॉन निकले, वो एक्साइट हुआ, ऑलराइट। अभी जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर गए, ये डीएक्साइट होते हैं। तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, जो हाई एनर्जी लेवल पे गए, वो डीएक्साइट होते हैं। जब वो डीएक्साइट होते हैं, तो डीएक्साइट हुए मतलब ऊपर से नीचे आए, तो उसमें से बहुत सारी रेडिएशन निकलती हैं। वो जो रेडिएशन निकल रही है, उन्हीं रेडिएशन का अपन स्पेक्ट्रम बना रहे हैं। उन्हीं रेडिएशंस का हाइड्रोजन एटम में, एटम के इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने से जब वो डीएक्साइट होता है, उसमें जो एमिटेड रेडिएशन निकलता है, उस एमिटेड रेडिएशन का स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं। हम सारी दुनिया की कहानी नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है, वो एमिटेड रेडिएशन की वजह से आता है, वो एमिटेड रेडिएशन की वजह से आता है, वो एमिटेड रेडिएशन की वजह से आता है, क्योंकि वो एमिटेड रेडिएशन की वजह से आता है। इसीलिए ये जो स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का जो हम पढ़ रहे हैं, वो एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो कोई आपसे पूछे हमारा सिलेबस क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्या वो एमिशन स्पेक्ट्रम एग्जांपल है? बिल्कुल साहब, वो एमिशन स्पेक्ट्रम एग्जांपल क्यों है? क्योंकि वो एमिटेड रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। वो स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है? वो स्पेक्ट्रम देखने में कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऊपर लिखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऐसे ऐसे लाइन नजर आती हैं। जो पहले लिखा है ना, लिखा है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसे अपन बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसे? लाइन स्पेक्ट्रम। तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, जो कि एमिशन स्पेक्ट्रम है, वो क्योंकि देखने में लाइन स्पेक्ट्रम नजर आता है, इसीलिए वो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। हेलो, ये शब्द हैं, उनका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, क्यों उसे लाइन कहते हैं, क्यों उसे एमिशन कहते हैं। मजे की बात है बच्चों, जब आप इस स्पेक्ट्रम को देखते हो, जो सबसे पहले देखा है ना, अगर कभी आपने इंद्रधनुष को देखा हो, ठीक है, तो जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष में एक रंग कब खत्म हो रहा है, दूसरा रंग कब शुरू हो रहा है, हमें पता नहीं चलता है। मतलब विब्ग्योर का जो पैटर्न है, व्हेन वन कलर एंड्स एंड व्हेन अदर कलर ओरिजिनेट, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, उसे अपन बोलते हैं देयर इज कॉन्टिन्यूटी। इंद्रधनुष में एक रंग के बाद दूसरे रंग में कॉन्टिन्यूटी है। तो जब कभी ऐसी कॉन्टिन्यूटी देखने को मिलती है, उसे अपन बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर आप ध्यान से हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को देखें, तो जो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है, इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है। एक लाइन, फिर थोड़ा स्पेस, लाइन फिर स्पेस, लाइन फिर स्पेस, इसे अपन बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं बच्चे? डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जो सूरज की रोशनी है, उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है, वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। वो कैसा स्पेक्ट्रम होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है, उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। वो देखने में कॉन्टिन्यूअस नहीं, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। अरे हेलो, ये हम पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वो किसका एग्जांपल है? एमिशन एब्जॉर्प्शन, एमिशन का। वो लाइन का, वो लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है। वो कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस एग्जांपल है सर, वो डिसकॉन्टिन्यूअस एग्जांपल है। वो डिसकॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल क्यों है सर? क्योंकि उसकी स्पेक्ट्रम में डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। तो कॉन्टिन्यूअस एग्जांपल कौन है? सनलाइट का। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूटी होती है। खत्म। ये हम पढ़ रहे हैं, क्या क्यों कैसे बात की बात है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था डिस्कॉन्टिन्यूटी क्यों आती है, अरे बता रहा हूं एक करके। पहले हम क्या का जवाब खोज ले, फिर क्यों का जवाब खोजते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं मैंने ये बताया, क्यों क्या होगा वो बात की बात है। ठीक है साहब, ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, सो व्हाट वी आर स्टडीइंग इज, ये टर्म्स आपको याद रखना बेटा। बच्चों से जब सवाल शब्द बदल के पूछते हैं ना, तो दे गेट कंफ्यूज, एंड दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस टर्म्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, which is an emission spectrum, which is a line spectrum, which is a discontinuous spectrum, and the most important word जो मैंने देखा है कई अच्छे सवालों में इस्तेमाल होता है, वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बच्चा घबरा गया, यार सर ने तो पढ़ाया नहीं भाई, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम ही है। क्यों? हाइड्रोजन एटम से बना है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद टर्मिनोलॉजी। क्लियर? ऑल राइट सर। अब होता क्या है, सुनना ध्यान से, ठीक है। होता क्या है बेटा, कि जैसे ही हाइड्रोजन के सैंपल में
इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइट होके डीएक्साइट होता है। तो जब एक्साइट होके डीएक्साइट होगा तो एनर्जी एमिट होगी, बहुत सारे रेडिएशन होंगे। जो बहुत सारे रेडिएशन होंगे उनको हमें समझना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया। तो आपको बताऊं मैं, इमेजिन करो हाइड्रोजन का सैंपल है, इसमें हाइड्रोजन गैस के एटम भरे हैं, इसमें से बहुत सारी रेडिएशन निकली। उस सभी रेडिएशंस को जब हमने प्रिज्म से गुजारा तो उनको हमने समझने के लिए उनका क्लासिफिकेशन किया, उनको कैटेगराइज किया। किसी चीज को कैटेगराइज क्यों करते हैं, क्यों हम अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनाते हैं ताकि उसे आसानी से पढ़ पाए। तो जो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था उसमें इतने सारे रेडिएशंस थे कि उनको समझ पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो उनको समझने के लिए हमने क्या किया, उनका कैटेगराइजेशन किया। तो उनका जो कैटेगराइजेशन किया वो कुछ ऐसे किया। उसमें से हमने सोचा कि भाई इलेक्ट्रॉन कहीं से भी हो वो कहां आएगा, या तो 1 पे आएगा, कहीं से भी या तो 2 पे आएगा, कहीं से भी या तो 3 पे आएगा, कहीं से भी या तो 4 पे या तो 5 पे या तो 6 पे आएगा। इन सभी रेडिएशंस को जो अलग अलग लेवल पर आ रहे थे स्पेक्ट्रम में हमें लाइन के रूप में मिल पा रहे थे, ऐसे लाइन मिल रही थी, है ना, ऐसे लाइन लाइन मिल रही थी। उन सभी लाइंस को हमने एक कैटेगरी में डिवाइड किया, उन सभी का एक क्लास बनाया, उससे पढ़ना उनको आसान हो गया। कैसे? हमने कहा वो जितने भी रेडिएशंस आ रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको अपन ने रखा लायमन सीरीज में। सर इसे सीरीज क्यों बोला? बेटा की सीरीज इसलिए बोला कि उसमें कुछ ऐसा था जिसमें बहुत सारे रेडिएशन ऐसे आ रहे थे, ना, ऐसे आ रहे थे। तो अपन ने कहा ये सारे के सारे लायमन हैं। फिर यहाँ पे कुछ आ रहे थे, अपन ने कहा सारे के सारे बामर है। तो सबसे पहला है लायमन, फिर है बामर, फिर है पास्चन, फिर है ब्रैकेट, फिर है फंड, फिर है हम्फ्री। ठीक है साहब, मतलब हाइड्रोजन सैंपल में से जितने भी रेडिएशन निकले उन सबको हमने कैटेगरी बनाया जिससे उनको पढ़ना आसान हो गया, उनको समझना आसान हो गया। वो जो कैटेगरी थी उनमें सबसे पहले थी लायमन, वो थी बामर, वो थी पास्चन, वो थी ब्रैकेट, वो थी फर्ड, वो थी हम्फ्री। ठीक है साहब, ये है क्या? मैंने कहा, हमने कहा, जिन लोगों ने बनाया उन्होंने कहा साहब कहीं से भी रेडिएशन, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर 1 पे आए, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर 1 पे आए तो उन सभी रेडिएशंस को अपन ने कहा लायमन। ये जितने भी रेडिएशन थे ये सारे के सारे अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइक करते थे। सर एक मिनट, क्यों सारे इलेक्ट्रॉन जो फाइनली 1 पे आ रहे थे वो अल्ट्रावायलेट रीजन में ही लाइक करते थे? क्यों ऐसा होता था? क्यों ऐसा होता था? ऐसा इसलिए होता है बेटा, अपने को याद है विबग्योर, बोलो याद है? याद है। इसका वेवलेंथ होता है 400 नैनोमीटर, इसका होता है 700 नैनोमीटर। यहां से यहां जा रहे तो वेवलेंथ बढ़ रहा है। वॉयलेट के इधर होता है अल्ट्रावायलेट, इधर होता है इंफ्रारेड, मतलब इधर लैम्डा कम है, इधर लैम्डा ज्यादा है। लैम्डा कम है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, मैं जवाब दे रहा हूं। आखिर क्यों सभी ट्रांजिशन जो 1 पे आते हैं वो अल्ट्रावायलेट में थे? क्यों ऐसा होता है? तो बेटा अल्ट्रावायलेट का मतलब है लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मिनिमम मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। सर आपको कैसे पता चला कि लैम्डा मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम? बेटा सी बराबर न्यू इनटू लैम्डा होता है ना यार, न्यू और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना यार। लैम्डा छोटा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। अच्छा, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जो अल्ट्रावायलेट रीजन है ये वो रीजन है जो हाई एनर्जी वाले हैं? हाँ बिल्कुल, ये वो रीजन है जो हाई एनर्जी वाले हैं, बिल्कुल। यार सोचो ना, इलेक्ट्रॉन जब कहीं से भी 1 पे आएगा, कहीं से भी 1 पे आएगा तो जितना एनर्जी का गैप 1 और 2 के बीच में है 10.2 का। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो बेटा ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर इंफिनिटी। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। एक से लेके इंफिनिटी का जो गैप है वो है 13.6 का, और एक से लेके 2 का जो गैप है 10.2 का है। मतलब टोटल गैप है 13.6 का, और एक से 2 का गैप है 10.2 का। तो बाकी बचा गैप कितना? 3.4 का। मतलब बाकी सब सारी ताकत लगा दे तब भी 1 से 2 के बराबर नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ा गैप 1 से 2 का ही आएगा जब कभी इलेक्ट्रॉन 1 पे आएगा। एनर्जी गैप ऑब्वियसली बहुत बड़ा हो
जाएगा। जब एनर्जी बड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा, तो लैम्डा मिनिमम होगा। इसीलिए वो सारे सारे किसमें थे, अल्ट्रावायलेट में थे। अपने को तो रट्टा मार खुशियां हजार के नीति पे चलना है। सर क्या रट्टा मार खुशियां हजार, अरे इसका मतलब है कि जब सारे रेडिएशंस आए उनको हमने क्लासिफाई किया, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फर्ड, हम्फ्री। ठीक है किया, ठीक है किया। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वन पे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वन पे आएगा, सुनो सुनो सुनो, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी वन पे आएगा लाइमन सीरीज कहलाएगा। लाइमन सीरीज के लिए वन पे आना जरूरी है, कहां से गिरा जरूरी नहीं है, वन पे आना जरूरी है। तो उसे मैं ऐसे कहता हूं, जब कहीं से भी वन पे आएगा, अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगा बच्चों, यही सारे रेडिएशन लाइमन सीरीज कहलाएगा। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी टू पर आएगा, कहीं से भी टू पर आएगा, बामर सीरीज कहलाएगा। बामर सीरीज के लिए टू पर आना जरूरी है, कहां से आया जरूरी नहीं है, टू पे आना जरूरी है। उसी प्रकार से यहां पर थ्री पर आना जरूरी है, यहाँ पर फोर पर आना जरूरी है, फाइव पर आना जरूरी है, सिक्स पर आना जरूरी है। तो किसका, इलेक्ट्रॉन का। कहां से, कहीं से भी। कहां पर, अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग। लैमन के लिए वन पे आना है, बामर के लिए टू पे आना है, पास्टन के लिए थ्री पर आना है, ब्रैकेट के लिए फोर पर आना है, फंड के लिए फाइव पर आना है, हम्फ्री के लिए सिक्स पर आना है। ये आपको रट कर जाना है। अच्छा, लैमन का मतलब वन पर आए, बामर का मतलब टू पर आए, पास्टन का मतलब थ्री पर आए, ब्रैकेट का मतलब फोर पर आए, फंड का मतलब फाइव पर आए, हम्फ्री का मतलब सिक्स पर आए। कहां से आए सवाल नहीं है, यहां आए ये सवाल। एक बच्चे ने कहा सर इन्फिनिटी से भी आ सकता है, ला के बताओ। बेटा जब इन्फिनिटी पे चला गया तो वो सब मोह माया से दूर चला गया, अब वो लौट के ना आएगा, वो न्यूक्लियस के करीब नहीं आएगा। जो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे चला गया वो अब नहीं आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है साहब, ठीक है ठीक है। सुनो सुनो, अभी मेरी कहानी शुरू है भाई, अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आपके 5 मिनट और लूंगा। तो मैंने ये कहा, तो मुझे आपका फोकस चाहिए कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, बेसिकली उसमें से जितने भी रेडिएशन निकले उसमें इतने सारी सीरीज थी। लैमन थी, बामर थी, पास्टन थी, ब्रैकेट थी, फंड थी और हम्फ्री थी। ओके, आपको याद रखना है इनके लिए सीरीज नंबर। जैसे लैमन के लिए है n बराबर 1, बामर के लिए है 2, पास्टन के लिए 3 एंड सो ऑन। क्लियर? क्लियर, ठीक है साहब। अब इसमें सर सवाल कैसे बनते हैं, तो मैं अभी आपको एक मिनट, मैं अभी आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, ठीक है। ये आधी बात है, ये आधी बात बताऊंगा, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करूंगा, तो आपका पूरा ध्यान चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम होता क्या है, लिसन केयरफुली बेटा। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम होता क्या है, फिर मैंने आपको बताया कितने टाइप का होता है, एमिशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, किस रेडिएशन से बना है इसकी बेसिस पे नाम होता है। एमिशन में ब्राइट लाइंस नजर आती हैं, एब्जॉर्प्शन में ब्लैक लाइन नजर आती है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन, तो किसका एग्जांपल है, एमिशन का, वही लाइन स्पेक्ट्रम है, वही डिस्कंटिन्यूअस है, वही एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। क्लियर? अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया उसमें अलग अलग लाइंस आई, उनको हमने सीरीज में डिवाइड कर लिया, टोटल इतनी सीरीज आई। ठीक है, अब इसमें सवाल कैसे बनता है, सबसे पहला सवाल बनता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जब कहीं से भी ट्रांजिट करता है ना, कहीं से भी ट्रांजिट करता है, कहीं से भी ट्रांजिट करता है, लेट्स से n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 पे ट्रांजिट किया। जब वो 5 से 1 पे ट्रांजिशन करेगा तो बेटा यहां पर कई अलग अलग तरह की रेडिएशन मिलेगी। मतलब हो सकता है वो 5 से 1 पे आया हो सकता है 5 से 4 पे, 5 से 3 पे, 5 से 2 पे, हो सकता है 5 से 4 पे, 4 से 3। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो जाती है। तो सवाल जब कभी आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सच में सवाल को आपसे पूछना चाहिए टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, कितने पॉसिबल है, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम। जब कभी सवाल आपसे पूछता है टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, उस केस में आपको सभी लाइनें बतानी है। मतलब उसमें कौन सा यूवी है, कौन सा विजिबल है, कौन सा इंफ्रारेड है, इस झमेले में नहीं पड़ना है, अपने को सारी लाइंस बतानी है। ठीक है, तो सारी लाइंस बताने के लिए टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस, कभी कभी देखते थे टीएसएल, तो आपका फॉर्मूला होगा N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1/2। ये फॉर्मूला जानने की आवश्यकता नहीं, कहां से आया इसे याद कर लो। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन से आया, जो मैथ का टॉपिक है, जिससे आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं।
तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला बच्चों? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर? ये किसका फॉर्मूला है? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का, राइट? वहीं पर दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच फॉल्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 पर है, उसका ट्रांजिशन n बराबर 1 तक हुआ। एक इलेक्ट्रॉन जो 5 से 1 पे ट्रांजिशन किया, जो 5 से 1 पर ट्रांजिशन किया, ठीक है, जब 5 से 1 पर ट्रांजिशन करेगा तो कैसे कैसे होगा बेटा? n बराबर 4 भी होगा, n बराबर 3 भी होगा, n बराबर 2 भी होगा। अपने को बताना है 5 से 1 के ट्रांजिशन में ऐसे कितने लाइंस हैं, ऐसे कितने ट्रांजिशन हैं जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करते हैं। तो जैसे सवाल बोला अल्ट्रा वायलेट, आप क्या समझ गए? अच्छा, अल्ट्रा वायलेट बोल रहा है मतलब सवाल आपसे पूछा ऐसे कितने हैं जो लाइमन में लाई करते हैं। तो बेटा लाइमन के लिए इलेक्ट्रॉन को फाइनली कहां गिराना है? 1 पर। कहां गिराना है? 1 पर। तो 5 से 1 एक केस है, 4 से 1 एक केस है, 3 से 1 एक केस है, 2 से 1 एक केस है। टोटल कितने केस हैं? 4। तो मैं ऐसे कहूंगा सर, जब इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पर ट्रांजिशन करेगा तो ऐसे टोटल 4 लाइनें होंगी जो लाइमन सीरीज को लाइक करती होंगी, जो लाइमन सीरीज में आती होंगी। ऐसी कितनी लाइनें होंगी? टोटल 4। अब हर बार इस प्रकार से काउंट नहीं करना है, अपन इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला है n2 माइनस n1। जैसे जब इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पे ट्रांजिशन किया तो मैंने आपसे पूछा टोटल लाइमन लाइंस, टोटल यूवी सीरीज, तो कैसे बोलूंगा मैं? तो यूवी बोला है, अच्छा लाइमन बोला है, तो n2 माइनस n1 लगाओ। n2 मतलब कहीं से भी गिरा। कहां से गिरा है? 5। कहां गिरा? लाइमन की बात हो रही, तो कहां गिरा? 1 पे गिरा, तो क्या बोलूंगा मैं? 4। हेंस टोटल स्पेक्ट्रम, सॉरी, हेंस टोटल यूवी लाइंस इक्वल टू 4। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो टोटल पॉसिबल लाइंस है। मतलब इसी सवाल में अगर मुझे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बताना होता तो मैं क्या कहता? फॉर्मूला होता n2 माइनस n1 अंडर ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। वैल्यूज को पुट करता 5 माइनस 1 अंडर ब्रैकेट 5 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2। सॉल्व करते कितना आता? 10। लिसन केयरफुली, सबसे पहला जो आंसर है 10, ये हमें ये बता रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में ट्रांजिशन करेगा तो इसमें टोटल 10 लाइन है, 10 से 11 नहीं हो सकती। जब इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में ट्रांजिशन करेगा तो टोटल 10 लाइन है, 10 से 11 नहीं हो सकती हैं। इसमें लाइमन, बामर, पास्चर जो भी है सब है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं ये बता रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन 5 से 1 में ट्रांजिशन करेगा तो टोटल 4 ऐसी लाइनें हैं जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करती है, बाकी 6 किसी और रीजन में। टोटल कितनी है? 10। अल्ट्रा वायलेट में कितनी है? 6। तो 4। तो जब कभी आपको कोई सीरीज लाइन बतानी हो तो फॉर्मूला लगाएंगे n2 माइनस n1, और जब टोटल लाइन बतानी हो तो फॉर्मूला लगाएंगे n2 माइनस n1 अंडर ब्रैकेट n2 माइनस n प्लस 1 बाई 2। क्लियर? तो अभी मैंने आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा है आज की क्लास यहीं तक करेंगे। यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल आएंगे जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको आज की क्लास का होमवर्क दे दूं, ठीक है? आपका होमवर्क रहेगा बच्चों, सभी लोग कॉपी में लिख लेंगे। सबसे पहले आपको मैं आज की क्लास का होमवर्क दे रहा हूं, पहले होमवर्क लिख लो बेटा, होमवर्क लिख लो फिर जाना। ऐसे नहीं, होमवर्क लिख लो। आपका जो होमवर्क रहेगा आज की क्लास का वो रहेगा रिवाइज, रिवाइज लेक्चर 1। और प्लीज होमवर्क पूरी ईमानदारी से करें। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5 हैंड आउट। ये पहला है, ठीक है? ये आपको डेली करना है। किसी बच्चे को याद हो गया तो जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, नहीं है तो उसे याद करना है। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज से, है ना? मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा बच्चों, मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करूंगा। आपको प्लीज होमवर्क करके आना है। आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन अप टू 24 दे रखा था मैंने पहले, और एक्सरसाइज 1 में अप टू 54, अप टू 54। अभी इतना ही करिए, नेक्स्ट क्लास में स्पेक्ट्रम करेंगे, बाकी दूंगा फिर मैं आपको अप टू 54। एक्सरसाइज 1 वही पहले वाला होमवर्क यार, वो कंप्लीट कर लो, है ना? एक्सरसाइज 1 54, ठीक है? मैं आपसे आज की क्लास का हैंडआउट शेयर कर रहा हूं। जिनके पास लिंक है उनको लिंक मिल जाएगी, दे कैन गो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। जिनके पास लिंक है उनको लिंक मिल जाएगा, जिनके पास लिंक नहीं, मैं भी हैंडआउट शेयर कर रहा हूं।
मैंने आप सबसे लिंक शेयर की है, आप लोग इस लिंक की मदद से भी आज की क्लास के हैंडआउट और पिछले सभी हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपसे आज की क्लास का हैंडआउट भी शेयर किया है। आप सबके सामने पॉपअप आएगा या आ गया होगा, उस पॉपअप की मदद से आज की क्लास का हैंडआउट डाउनलोड कर लो। जो मैंने लिंक शेयर की है, इस लिंक में भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि डेली क्लास आपके टिप्स पे हो, यही आप कोशिश करते रहो, डेली होमवर्क करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।